आज 5 सितंबर का जो द हिंदू का एडिटोरियल है, उसमें जो हमारे एडिटर साहब हैं उन्होंने एक मुद्दा उठाया है आज, जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी है, जिसके ऊपर अभी एक कमेटी भी गठित की गई है। तो उसके बारे में कुछ अपनी एक्सपर्ट राय दी है उन्होंने आज के एडिटोरियल में। और उन्होंने सबसे ऊपर जो सब टाइटल है आज के हमारे एडिटोरियल का, वो है टीयर्स अपार्ट। अब टीयर्स अपार्ट के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। टीयर अपार्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े करना, उसको उधेड़ना, उसकी लेयर्स को अलग अलग करना। और यहाँ पे बात भी टीयर्स की है। और इसका जो उनका आज का टाइटल है, वो धीरे धीरे जब हम नीचे इसमें चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस टाइटल का मतलब भी जब नीचे उनको पढ़ेंगे तो जो सब टाइटल है वो बोलता है वन नेशन वन इलेक्शन। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक नया विजन उन्होंने लेकर आए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, कि पूरे देश का क्या होना चाहिए, एक ही इलेक्शन होना चाहिए। सारे जो स्टेट्स की असेंबलीज हैं और जो आपके लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, जैसे आपके जिला लेवल पे जो पंचायत वगैरह के इलेक्शन होते हैं या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन होते हैं, तो वो सब के सब एक ही टाइम में एक ही साथ हो जाए। और जो वन नेशन वन इलेक्शन है, वो क्या करते हैं, वो मिलिटेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मिलिटेट वर्ड से अगर आप देखें, MILIT, इसका मतलब क्या होता है, आप इससे देखो। जैसे कई बार एग्जाम आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, ISIS के मिलिटेंट मारे गए। मिलिटेंट का मतलब लड़ाके, जो लड़ने वाले हैं, युद्ध में लगे हुए जो लोग हैं, उसी से मिलिट्री बनता है। और ये लैटिन वर्ड का होता है मिलिशिया। मिलिशिया का मतलब वहाँ पे बोलते हैं लड़ने वाली टुकड़ी को, तो वहाँ से ही आया है। तो लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब विरोध करने से है कि वो मिलिटेट करते हैं। वो ये जो पॉलिसी है ये मिलिटेट करती है अगेंस्ट फेडरलिज्म। किसके खिलाफ? फेडरलिज्म के खिलाफ। अब ये फेडरल क्या होता है? अगर जो हमारे देश का जो है, जो फेडरल कंस्ट्रक्शन है, फेडरल का मतलब होता है संघीय। संघीय जो ढांचा होता है, और मैंने अपने पिछली वाली वीडियो में भी बात की थी कि हमारा देश एक यूनियन है, संघ है, जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट के अलग अलग लेयर्स हैं। जिला लेवल पे, गांव के लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर पूरे इंडिया सेंट्रल के लेवल पे अलग अलग हमारी सरकारें चुनी जाती हैं। अपने अपने अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वोटर्स अलग अलग इस तरह के जो वैरायटी ऑफ हमारे जो इलेक्शंस हैं उसमें अपना मत देते हैं, और अपने अकॉर्डिंग वो अपने प्रतिनिधि को सिलेक्ट करते हैं असेंबलीज में या लोकल बॉडीज़ में या फिर सेंटर में, अपने बातों को रखने के लिए, अपने प्रतिनिधि को वहाँ पर भेजने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो आज हमारे एडिटर साहब की राय है द हिंदू के कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो विरोध करता है। किसके खिलाफ है? वो हमारे फेडरलिज्म के खिलाफ है। और अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोमा लगा के कहा गया है टीयर्ड गवर्नेंस। अब ये टीयर क्या होते हैं? जैसे आप एग्जाम वगैरह भी देते हो कि SSC का एग्जाम देने जा रहे हैं, टीयर 1 टीयर 2, तो ये अलग अलग लेयर होती हैं। आप ट्रेन के डिब्बे देखते हो कि 3 टीयर है या 2 टीयर है। तो हमारे यहाँ टीयर, अब देखो पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो कोमा लगा के यहाँ पे लिखा गया है साथ में फेडरलिज्म के बाद में, ये एक हमारा ग्रामर का टॉपिक होता है। इसको बोलते हैं हम नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। जैसे मैं एक सेंटेंस का एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, धोनी, और कोमा लगा के लिखता हूँ मैं वहाँ पे आर कैप्टन। धोनी आर कैप्टन स्कोर्ड 50 रन्स। अगर मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने, तो मेरा कहने का मतलब है कि धोनी ने 50 रन बनाए, लेकिन कोमा लगा के मैंने यहाँ पे डिफाइन किया धोनी कौन? आर कैप्टन। हम हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, कई बार बोलते हैं अरे रमेश हमारे प्रिंसिपल का लड़का आया था, तो इस तरह से बात करते हैं। तो यहाँ पे जो फेडरलिज्म है उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि फेडरलिज्म को समझाया है क्या होता है, वो टीयर्ड गवर्नेंस होती है, यानी कि कई लेयर में, आपके जिला लेवल, गांव के लेवल, असेंबली के जो होते हैं आपके स्टेट के, तो कई सारी लेवल पे होती हैं। तो अब अपने मेन टाइटल, मेन कॉलम पे चलते हैं। तो वो बोलते हैं इन्हें मल्टी टीयर्ड गवर्नेंस, जो हमारे यहाँ मल्टी टीयर्ड गवर्नेंस होती है। मल्टी का मतलब बहु, जैसे कहते हैं ना मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मीन्स कई मंजिला इमारत है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्पेशलिटीज़ आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो मल्टी टीयर्ड गवर्नेंस है। और मल्टी टीयर्ड मैंने समझाया अभी, कई लेवल पे हमारे यहाँ गवर्नेंस होती है। तो जो हमारा मल्टी टीयर गवर्नमेंट सिस्टम है, सच है जैसे कि वन इन इंडिया, जैसे कि इंडिया में होता है, तो उन्होंने कहा कि एक मल्टी टीयर्ड गवर्नेंस सिस्टम में वन, जैसे कि एक इंडिया में है, ए यूनियन ऑफ स्टेट, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी,
वर्क्स। तो उसमें क्या कहा है, उसमें एक यूनियन ऑफ स्टेट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी वर्क करती है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब यानी कि स्टेट्स का एक संघ होता है, हमारे यहाँ सारे के सारे स्टेट्स हैं, उसका संघ बन के तो इंडिया का निर्माण होता है। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी होती है, यानी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र ऐसा होता है जो इलेक्टोरल होता है, जहाँ पे चुनाव किया जाता है जनता के द्वारा। वो वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, बाय अलाउइंग पीपल, वो लोगों को अलाउ करके वर्क करता है कि वो चूज करें। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, फिर से बता देता हूँ। वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है, और इस वाले कंस्ट्रक्शन का नाम होता है हमारा जिरंड। जिरंड, जिरंड का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन का काम कर रही होती है। जैसे स्विमिंग इज माई हॉबी, तैरना मेरा शौक है, तो स्विमिंग को आपने नाउन बनाया, उसे अपना सब्जेक्ट बनाया है। ऐसे ही होता है ही अर्न मनी बाय वर्किंग हार्ड, उसने पैसा कमाया कैसे, बाय वर्किंग हार्ड, मीन्स वर्क हार्ड, मेहनत करना वो चीज़ थी जिससे उसने पैसा कमाया। तो यहाँ पे है कि वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी काम करती है। कैसे काम करती है, बाय अलाउइंग पीपल, लोगों को अलाउ करके, कहीं के लिए कि वो चूज करें देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधि, फॉर ईच टेयर, हर एक स्तर के लिए। यानी कि वो जिला लेवल पे अपना सभासद, अपने शहर का चेयरमैन, या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी का मेयर को, या फिर अपने जो बीडीसी मेंबर होते हैं उनको, या पंचायत सदस्य को, या फिर अपने विधायक को जो असेंबली में जाएगा, या फिर अपने एमपी को जो पार्लियामेंट में जाएंगे, तो उनको चुनना अलाउ करके क्या करती है, ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी वर्क करती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव चुनती है फॉर ईच टेयर के लिए, बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन, जो उनके परसेप्शन पर आधारित होता है। ये परसेप्शन वर्ड बनता है परसीव से, PERCEIVE। तो जहाँ पे हम बात करते हैं परसीव से ही बन जाता है परसेप्शन, यानी कि हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं। परसीव करने का मतलब अपनी सेंसेस के द्वारा, जैसे आंखों से हम सामने वाली जो चीज़ होती है हमारे, उसे परसीव कर लेते हैं। कहीं भी कोई आवाज़ होती है तो हमारे कान उसे परसीव करते हैं। कहीं को कोई भी स्मेल होती है तो हमारी नाक उसे परसीव करती है। तो ये परसीव करने का मतलब होता है हम कैसे उस चीज़ को सोचते हैं, कैसे देखते हैं। तो उसी से बन जाता है हमारा परसेप्शन, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। तो वहाँ पे क्या करता है, तो जनता ईस्ट ईयर के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन, जो उनकी सोच, उनके दृष्टिकोण पर आधारित होता है। और कैसा दृष्टिकोण, ऑफ हु इज बेस्ट सूटेड, कि कौन सा सबसे ज्यादा सूट करता है टू रिप्रेजेंट, उनका प्रतिनिधि बनने के लिए या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर ईच स्पेसिफिक टीयर, हर एक उस स्पेसिफिक टीयर में, वेदर वो लोकल बॉडी है, या वो आपका स्टेट है, या फिर वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है। तो कौन उसको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग अपने परसेप्शन के बेसिस पे वो वोट करती है। देयर इज ए रीजन, और एक कारण है, वाई देयर इज ए डिमार्केशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन, स्टेट एंड लोकल बॉडी। वो कहते हैं कि एक कारण है कि क्यों एक डिमार्केशन है। डिमार्केशन का मतलब क्यों वो बांट देने वाली लाइन है, किसके बीच में, आपके यूनियन जो आपका सेंटर की गवर्नमेंट होती है, स्टेट, और जो लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस का मतलब जैसे आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं, या आपके पंचायत के चुनाव होते हैं, या आपके गांव के चुनाव होते हैं। एंड वाई देयर इज ए वोटर मैंडेट, और क्यों वोटर का मैंडेट होता है। मैंडेट का मतलब क्या होता है, यानी कि अपना जो एक निर्णय सुनाते हैं वोट के थ्रू कि किसकी सरकार बननी चाहिए। तो जो वोटर का मैंडेट होता है, एवरी 5 ईयर्स, हर एक 5 साल पे इलेक्ट करने के लिए अपने रिजर्व को पार्लियामेंट के लिए, असेंबली के लिए और लोकल बॉडी के लिए। तो इनके पीछे एक कारण काम करता है। वो कारण क्या होता है, देखो अब उन्होंने कहा है कि क्यों ये रीज़न है कि क्यों डिमार्केशन होता है और क्यों पब्लिक का मैंडेट जरूरी होता है। देखो द डिमार्केशन, ये जो डिमार्केशन है वो अलाउ करता है स्पेसिफिक रोल्स को और ईच रिप्रेजेंटेटिव, हर एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए अक्रॉस दीज टीयर्स, वो इन पूरे टीयर्स में काम करता है। जैसे आपके अगर सभासद का चुनाव है और आपका अपने शहर का चेयरमैन चुनना है, तो वहाँ पे आप अपनी प्रायोरिटी देखोगे ना कि उस काम के लिए कौन बेस्ट सूटेड पर्सन होता है। फिर आपको वोट करना है अपने एमएलए के लिए, तो वहाँ पे आपको देखते हो कि किसी पार्टी से जुड़े हुए लीडर को वोट करना जरूरी हो जाता है, या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी वाले लीडर को वोट करना जरूरी हो जाता है। ऐसे ही आप सेंट्रल के लिए देखते हो। तो ये जो डिमार्केशन होता है इनके बीच में, तो वो वोटर को एक आपको अलाउ करता है कि आप अलग अलग लेयर के लिए अपने अकॉर्डिंगली या अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग या अपने हित में क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। तो ये उन्होंने रीजन दिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं हाँ कि ये डिमार्केशन अलाउ करता है स्पेसिफिक रोल को इस रिप्रेजेंटेटिव के लिए अक्रॉस दीज टीयर्स एंड सजेस्ट, और ये डिमार्केशन हमें सजेस्ट करता है वेरीड वोटर चॉइस,
वेरिड का मतलब क्या होता है? अलग, विविध, कहीं सारी, वेरी करना होता है ना, वेरी वर्ड का मतलब होता है अलग होना, इसी से वैरायटी बन जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो आपको वेरिड वोटर चॉइस प्रोवाइड करता है, दैट कुड बी बेस्ड, जो आधारित हो सकती है ऑन पार्टी एफिलिएशन, पार्टी एफिलिएशन के ऊपर। एफिलिएशन का मतलब, अगर मेरे पिछले वीडियोस आपने देखी हैं तो उसमें एफिलिएशन का मतलब मैंने बताया भी था, किसी से संबद्ध होना। जैसे स्कूल की बसेस पे लिखा होता है कि एफिलिएटेड टू सीबीएसई के, वो सीबीएसई बोर्ड से संबंध रखता है। तो या तो पार्टी एफिलिएशन के बेस पे वो वोट कर सकता है कि भाई मुझे बीजेपी को वोट करना है तो उसी के कैंडिडेट को मैं वोट दूंगा, मैं उसे पर्सनली जानता हूं या नहीं जानता, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। और फिर क्या होता है, कैंडिडेट स्ट्रेंथ, या फिर आप वोट करते हो कैंडिडेट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, भाई ये आदमी इसके कैपेबल है। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये आइडियोलॉजिकल पोजीशन देखते हैं, आप उसकी विचारधारा को देख के वोट करते हैं। और सिंपल सोशो इकोनॉमिक रीजंस, या फिर आप सामाजिक आर्थिक रीजन से उसे वोट दे देते हैं कि भाई हमारे समाज का है, ये अच्छा पैसे वाला आदमी है। स्पेसिफिक टू ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए स्पेसिफिक होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें वोटर को वेरिड चॉइस मिलती है, वो अलग अलग अपने परसेप्शन के आधार पर के उसे आइडियोलॉजी को वोट देना है या पार्टी के एफिलिएशन के अकॉर्डिंग जाना है, तो उसे चॉइस मिलती है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, दैट सम स्टेट्स, की जो स्टेट्स हैं सच एज आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, होल्ड सिमुलटेनियस असेंबली इलेक्ट एंड पार्लियामेंट्री पोल्स। वो क्या करते हैं, वो असेंबली और पार्लियामेंट को एक साथ वो करते हैं, यानी कि जो हमने कुछ स्टेट के नाम लिखे हैं, आंध्र प्रदेश का नाम लिखा है, सिक्किम का नाम लिखा है, वो होल्ड करते हैं सिमिल्टेनियस। सिमिल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, एक साथ होने वाले असेंबली और पार्लियामेंट्री पोल्स को, यानी कि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, यानी कि वो अपने एमएलए और एमपी का चुनाव एक साथ करते हैं। इज ए कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस है। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ये सेंटेंस दैट से शुरू किया गया है, और यहाँ दैट से शुरू होना बताता है कि दैट के बाद जो भी सेंटेंस जहां तक भी लिखा हुआ है वो इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो आपकी मेन वर्ब है ये इज है। कैसे? जैसे देखो, हम एक सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, जैसे देखो, अगर मैं एक सेंटेंस ये लिखता हूं, इट इज ट्रू, ये बात सच है, दैट ही लिव्स इन मुंबई, ये बात सच है कि वो मुंबई में रहता है। अगर आप देखें यहाँ पे इट को हमने एक टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में लिया है, जबकि रियल सब्जेक्ट हमारा बाद में फॉलो करता है। एक्चुअल में जो ट्रू है, जो सच है, वो इट नहीं है, वो ये है कि वो मुंबई में रहता है। तो अगर मुझे इस रियल सब्जेक्ट को इट की जगह रिप्लेस करना है तो मैं इसे दैट के साथ ही उठा के लाऊंगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसे बनेगा हमारा, दैट ही लिव्स इन मुंबई, दैट ही लिव्स इन मुंबई, और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंसिडर होगा सेंटेंस का, और यहाँ पे हो जाएगा इज ट्रू। तो आपको सेंटेंस को ऐसे पढ़ना है, इस पूरे को एक यूनिट समझते हुए कि ये वाली चीज सच है, कि वो मुंबई में रहता है, सच है। और यहाँ पे हम हिंदी के अकॉर्डिंग उसका की मीनिंग नहीं लेंगे, जो कि नॉर्मली हमें आदत होती है कि जहाँ भी दैट लगा हुआ है वो की कह देना है। तो हमारा सेंटेंस का मतलब है वो मुंबई में रहता है, सच है। अब वही चीज देखो, यहाँ पे दैट से शुरू किया गया है सेंटेंस, तो दैट से शुरू करके और पार्लियामेंट्री पोल तक को हम सेंटेंस का सब्जेक्ट मानेंगे, और यहाँ पे मानेंगे इज ए कोइंसिडेंस। तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ से दैट से पोल तक लिखा हुआ है, इसके बारे में हमारा जो सेंटेंस बोलता है वो ये कहता है कि ये पूरी चीज, ये क्या है, एक कोइंसिडेंस है, संयोग है। अब कौन सी चीज संयोग है, फिर से पढ़ते हैं कि सम स्टेट्स सच एज आंध्र प्रदेश एंड सिक्किम होल्ड सिमुलटेनियस असेंबली और पार्लियामेंट्री पोल्स, कि सिक्किम और जो हमने आंध्रा की बात की है, ऐसे कुछ स्टेट्स में असेंबली और जो आपके इसके यूनियन के जो पोल्स होते हैं वो एक साथ होते हैं। ये कोइंसिडेंस है, संयोग है। एज देयर इलेक्टोरल साइकिल, क्योंकि उनका जो इलेक्टोरल साइकिल है, जैसे उनका 5 साल का टर्म पूरा होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और 5 साल का टर्म पूरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो एक ही टाइम होता है, तो इसलिए कोइंसिडेंस है, दोनों इलेक्शन एक साथ होते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, साइकिल हैज कोलिस्ट, वो कोलेस्ट करता है, कोलेस्ट का मतलब वो एक ही साथ मिलता है आके, विद दैट ऑफ पार्लियामेंट्री पोल्स, पार्लियामेंट्री पोल के साथ, यानी कि उनका जो असेंबली का वो जो उसका टेन्योर होता है और जो इसका असेंबली का होता है वो दोनों एक साथ मिलते हैं, तो ये कोइंसिडेंस है। तो फिर क्या बोलते हैं, द
यहाँ पे एक सेंटेंस थोड़ा सा मैं पढ़ने में दिक्कत महसूस कर रहा हूँ इस वर्ड को। यहाँ पे ये वर्ड हल्का सा कंफ्यूज कर रहा है, उसको शायद टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम रही है। यूनियन गवर्नमेंट ट्रायल बैलून, चलो फिर यहाँ से शुरू करते हैं कि द यूनियन गवर्नमेंट्स ट्रायल बैलून मीन्स यूनियन गवर्नमेंट का जो ट्रायल बैलून है किसके लिए, एक्सप्लोरिंग, जो एक्सप्लोर करते हुए हैं। बार बार बताता हूँ हर वीडियो में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करती है प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे हमने कहा बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन, आई जैसे हमने कहा फास्ट मूविंग ट्रेन, तेज चलने वाली ट्रेन, वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली ट्रेन, सॉरी कपड़े धोने वाली मशीन, वर्किंग वुमेन, कामकाजी महिला। तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो ट्रायल बैलून है, जो अभी उन्होंने एक ट्रायल के तौर पे गुब्बारा छोड़ा है, एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करते हुए, खोजते हुए, देखना, कहें को फिजिबिलिटी। फिजिबल का मतलब होता है व्यवहारिकता। अगर मैं एसएससी के एग्जाम की बात करूं तो बहुत कॉमन वर्ड है फिजिबल, पता नहीं कितने क्वेश्चन में पूछा गया है। फिजिबल का सिनोनिम या एंटोनिम अक्सर पूछता है। तो फिजिबल का मतलब होता है कि इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट। तो जो अभी वन नेशन वन अब देखो कनेक्ट करना होता है किसी भी पैसेज को टॉपिक से। टॉपिक चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, तो यहाँ पे बात करते हैं जो बैलून छोड़ा है वन नेशन वन इलेक्शन का, एक्सप्लोर करते हुए किसकी व्यवहारिकता को, फिजिबिलिटी को, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, फिजिबिलिटी ऑफ सिमुल्टेनियस इलेक्शन। सिमुल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। जैसे अगर मैं कहूँ बोथ द स्टूडेंट्स स्पोक सिमुल्टेनियसली, तो इसका मतलब होता है कि दोनों के दोनों स्टूडेंट्स एक साथ बोल उठे। तो सिमुल्टेनियस इलेक्शंस जो होते हैं फॉर ऑल लेवल्स, हर एक लेवल पर, थ्रू एक कमेटी के द्वारा, लेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो इसकी फिजिबिलिटी को एक कमेटी के बना के देखना चाहती है केंद्र सरकार, जो किसकी अध्यक्षता में है, रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में जो बनी है, वो क्या करती है, वो मिलिटेट करती है हमारा जो फाउंडेशनल आइडिया है, जो हमारा बुनियादी आइडिया है मल्टी टीयर्ड गवर्नेंस का। तो ये हमारे संपादक साहब की राय है कि जो कमेटी बनाई गई है, ये जो बैलून छोड़ा है सरकार ने फिजिबिलिटी को देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन के, तो हमारे संपादक साहब के अकॉर्डिंग ये विरोध में है। किसके भी विरोध में है, जो हमारा फंडामेंटल आइडिया होता है मल्टी टीयर्ड गवर्नेंस का, एंड इज एंटी फेडरलिज्म, और हमारे संघीय ढांचे के ये अगेंस्ट जा रहा है डेंजरसली, बहुत खतरनाक रूप से। वन ऑफ द कमेटीज टर्म ऑफ रेफरेंस, इस कमेटी का जो एक टर्म ऑफ रेफरेंस है, यानी कि एक शब्द जो संकेत करता है किधर को, टू एग्जामिन एंड रिकमेंड, यानी कि उसका एक टर्म, एक शब्द बनाया गया है रेफरेंस का, जो उस कमेटी की जो संकेत करता है कि ये कमेटी किसकी तरफ बनी गई है, एग्जामिन की जांच करो, और रिकमेंड सिफारिश करो, कि देखो और सिफारिश करो कि क्या पॉसिबल है। तो इफ, तो वो क्या बोलते हैं, इफ द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का मतलब वो क्या होता है, किसी कानून में कुछ चीज़ें जोड़ना या हटाना किसी चीज़ को करने के लिए, तो जिसे हम बोलते हैं संविधान संशोधन। तो क्या बोलते हैं, तो इफ द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या, देखो एग्जामिन कि क्या अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, अब ब्रैकेट में क्या बोलता है वो, फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग सिमुल्टेनियस इलेक्शन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किसके लिए, इस पर्पज से कि क्या हम सिमुल्टेनियस इलेक्शन को होल्ड कर सकते हैं। वुड रिक्वायर का मतलब क्या उसे जरूरत होगी, रेटिफिकेशन की बाय द स्टेट्स के द्वारा। रेटिफिकेशन की अगर मैं हिंदी कहूँ, अनुसमर्थन, यानी कि सरकार सिफारिश करेगी और बदले में क्या उसका समर्थन करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। इज ए प्रोपोजिशन, ये एक ऐसा प्रस्ताव है दैट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संविधान विरोधी है, एंड विल नॉट स्टैंड लीगल सिक्योरिटी, और जो लीगल स्क्रूटनी को होल्ड स्टैंड नहीं कर पाएगा, यानी कि उस पर खरा नहीं उतर पाएगा। अब स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है, स्क्रूटिनी का मतलब होता है गहन जांच। तो यहाँ पे हमारे संपादक साहब का कहने का मतलब है कि अगर हम कानूनी रूप से देखेंगे ये वाला जो सरकार वो करने जा रही है, तो वो कानूनी जांच को स्टैंड नहीं कर पाएगा, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा और वो प्रैक्टिकली अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू द एडिटर महोदय। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं इट इज एडवांसेस, इट आल्सो एडवांसेस ए मूव,
यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एडवांस का मतलब आगे बढ़ा रही है एक मोटिव को, एक इरादे को, दैट वुड कर्टेल, और जो कटौती करेगा, कर्टेल करने का मतलब क्या होता है, कटौती कर देगा, मैनी असेंबलीज, कई सारी असेंबलीज को, मच बिफोर देयर शेड्यूल टेन्योर्स, उनके जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल होता है 5 साल का। अगर हमें एक साथ पूरे देश के एक साथ इलेक्शन कराने हैं तो ऑब्वियसली जो किसी स्टेट में मान लिया सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं तो उसका नया इलेक्शन कराना पड़ेगा, तो उसके कार्यकाल से पहले उसको विधानसभा को भंग करना पड़ेगा। एन अनटेनेबल प्रोस्पेक्ट, और ये कैसा है, ये अनटेनेबल प्रोस्पेक्ट है, यानी कि जिसे कहीं से भी, जो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, जो कहीं से भी दृढ़ नहीं है और जो कहीं से भी पूरा नहीं किया जा सकता, यानी कि वो खड़ा होने वाली चीज़ नहीं है, इसकी चीज़ को वो कहते हैं कि वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ क्या बोलते हैं, ओस्टेंसिबली, ओस्टेंसिबली का मतलब होता है स्पष्ट है, द प्रपोजल स्पीक्स ऑफ द नीड, कि जो प्रस्ताव है सरकार का, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये किसके बारे में बात करता है, जरूरत के बारे में बात करता है, फॉर द सिमिल्टेनियस इलेक्शन, एक साथ इलेक्शन हो, एज ए कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज, किस लिए करना चाहती है सरकार, एक कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज के रूप में करना चाहती है, यानी कि इससे देश का पैसा बचेगा, बार बार होने वाले मल्टी टीयर्ड इलेक्शंस होते हैं उसमें बार बार पैसा वेस्ट करना है, तो एक ही बार 5 साल के लिए वो फ्री हो जाएगा। अलाउिंग वोटिंग, जो अलाउ करते हुए होगा वोटिंग को, इन पार्लियामेंट्री असेंबली, म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस इन वन गो, एक ही बार में आपके पंचायत के, लोकल बॉडी के सारे, एक ही बार आप पोलिंग स्टेशन पहुंचेंगे, अपने एमएलए के लिए, अपने एमपी के लिए, अपने सभासद के लिए, अपने शहर के चेयरमैन के लिए, और अगर आप रूरल एरिया को बिलोंग करते हो तो अपने पंचायत अध्यक्ष के लिए, अपने ब्लॉक के बीडीसी मेंबर के लिए, एक ही बार में वोट देके आ जाएंगे और बस आपको फिर 5 साल बाद वोट डालने जाना है। तो इस चीज़ को करने के लिए कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज के रूप में से गवर्नमेंट देख रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या करते हो, इन वन गो इट आल्सो स्टेम्स फ्रॉम, ये चीज स्टेम करती है, स्टेम का मतलब तना होता है, यानी कि ये कहाँ से उगी चीज, जैसे एक पेड़ का स्टेम निकलता है कहीं तो उसकी जड़ होगी, तो ये आया कहाँ से, मुद्दा कहाँ से उगा है ये, तो वो बोलते हैं कि ये आल्सो स्टेम, ये स्टेम होता है फ्रॉम द फ्लॉड नोशन, FLAW, FLAW, फ्लॉ का मतलब क्या होता है, कोई दोष, जैसे हमने कहा इट इज ए फ्लॉड कॉन्सेप्शन, ये एक दोषी विचारधारा है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं ये एक गलत धारणा है, दैट गवर्नमेंट्स की जो सरकारें हैं आर फॉर एवर, हमेशा के लिए इन कैंपेन, अभियान में लगी रहती हैं, फॉर एवर इन कैंपेन मोड, यानी कि हमेशा कैंपेन मोड में होती हैं, इलेक्शन के उसमें ही लगे रहती है, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट असेंबली इलेक्शंस, बार बार होने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए। कभी देखा होगा मोदी जी, बंगाल के इलेक्शन है तो वहाँ पे अमित शाह, मोदी जी, केजरीवाल साहब सब अपनी सभाएं कर रहे हैं, महाराष्ट्र के इलेक्शन है तो वहाँ पे जाके सब लग गए, तो हमेशा वो कैंपेन मोड में रहती हैं इसके कारण। तो फिर क्या होता है, फर्स्ट पहली चीज जो है, देयर इज नो स्टडी, ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है प्रूव करने के लिए दैट देयर विल बी ए सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग विद सिमिल्टेनियस इलेक्शन एंड, तो वो क्या कह रहे हैं कि अब तक कोई ऐसा रिसर्च सामने नहीं आया है कि जिससे ये पता चले कि अगर हम सारे देश के इलेक्शन एक साथ करा लेंगे तो क्या उसमें कोई कॉस्ट कटिंग होगी भी या नहीं। और फिर क्या बोलते हैं, एंड इन एनी केस, किसी भी मामले में, किसी भी सूरत में, द कॉस्ट इनकर्ड इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, कि वो जो कॉस्ट है जो इनकर कर ली जाती है, इनकर करने का मतलब होता है, जैसे ये वर्ड इनकर करा है, इसका मतलब होता है अपने ऊपर किसी चीज को चढ़ा लेना। जैसे अगर मैं कहूं ही हैज इनकर्ड डेट, उसने अपने ऊपर क्या चढ़ा लिया है, काफी कर्ज चढ़ा लिया है। यहां ध्यान रखना, मैंने एक वर्ड लिखा है DEBT, कर्ज, और इसको प्रोनाउंस किया है मैंने डेट। अब एक चीज बताऊं मैं आपको कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर BT होगा तो B हमेशा वहां पे साइलेंट ही होता है, DEBT डेट होता है। जैसे एक वर्ड पढ़ते हो आप DOUBT, तो क्या बोलते हैं उसके, डाउट। तो ही हैज इनकर डेट, उसने अपने ऊपर कर चढ़ा लिया है। तो ये जो कॉस्ट जो है, जो सरकारें चढ़ा लेती हैं अपने ऊपर इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, उस इलेक्शन के कंडक्ट के दौरान, आर नॉट इसेंशियली वेस्टफुल, वो ऐसा नहीं है कि जरूरी रूप से वो वेस्टफुल ही हो, बर्बादी हो, एज देयर इज ए मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा, कई गुना इफेक्ट होता है टू कैंपेन, उस कैंपेन में स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड पोल्स, जो वो खर्च करने वाली और जो आर्थिक चीजों से जुड़ी हुई एक्टिविटी होती है पूरे पोल के दौरान। इलेक्शंस फॉर डिफरेंट लेवल, और अलग अलग लेवल के जो इलेक्शन हैं, आल्सो अलाउ वोटर्स, वो वोटर को अलाउ करते हैं टू होल्ड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू अकाउंट, कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को होल्ड कर सकते हैं कहीं के लिए, अकाउंट करने के लिए, जिम्मेदार ठहराने के लिए, एंड फॉर देयर
स्पेसिफिक ग्रीवेंस और अपनी किसी विशेष ग्रीवेंस के लिए, जैसे GRIEF ग्रीफ, ये दुख होता है, और GRIEVE ग्रीव ये वर्ब हो जाते हैं, किसी को पीड़ा देना, दुख होना। तो अगर मेरे मन में कोई ग्रीवेंस है, यानी कि कोई शिकायत है, कोई परेशानी है मुझे अपने रिप्रेजेंटेटिव से, तो उसके लिए मैं उसे अकाउंट कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मल्टी टीयर्ड जो इलेक्शंस होते हैं अलग अलग, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी स्पेसिफिक उसको ग्रीवेंस के लिए या किसी और चीज़ के लिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसने उसे चुना है, उसको वो अकाउंट कर सकता है। द कंडक्ट ऑफ वेरियस इलेक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, और अलग अलग पॉइंट पर जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं वो क्या होता है, इज टू ओनली इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर दीज टीयर्स। उसका मतलब होता है कि आप अलग अलग टीयर्स के लिए अपना एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं। एंड इज नॉट ए रेफरेंडम, ये कोई रेफरेंडम नहीं होता है। रेफरेंडम का मतलब जनमत, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हर बार इलेक्शन में अपना एक पूरी किसी पार्टी के लिए जनमत ही दे रहा है। वहाँ पे उसकी अपनी चॉइस होती है। क्या पता मैं अपने लोकल बॉडी इलेक्शन में अपनी पार्टी एफिलिएशन से अलग जाके किसी कैंडिडेट को वोट दूं। तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब वो नहीं है कि रेफरेंडम होता है ऑन जस्ट वन टीयर और इवन एन इंडिविजुअल लीडर, या फिर किसी इंडिविजुअल लीडर के लिए होता है या किसी एक टीयर के लिए होता है, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, हर एक टाइम पे। एज द बीजेपी हैज सोट टू मेड इट, जैसा कि बीजेपी ने ऐसा इसको पूरा करने की कोशिश की है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, दोज, वो लोग इन सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी, वो जो लोग जो सिविल और राजनीतिक सोसाइटी में रहते हैं, हु आर कमिटेड, जो कमिटेड हैं, जो लगे हैं, टू इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि जो भारत के संघीय ढांचे को कमिटेड है, जो ये जानते हैं कि भारत का ये संघीय ढांचा बना रहे, वो क्या करते हैं, शुड आर्ग्यू, उन्हें तर्क देना चाहिए, फॉर सेपरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम पोल टू असेंबली, और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें समर्थन करना चाहिए कि असेंबली और सेंटर के जो इलेक्शन है वो अलग अलग होने चाहिए। एज, क्योंकि द कैंपेन इश्यूज एंड डेमोक्रेटिक चॉइस वेरी, क्योंकि जो कैंपेन इश्यूज हैं और जो हमारे डेमोक्रेटिक चॉइस है, जो हमारी लोकतांत्रिक चॉइस है, वो क्या होती है, वो वेरी करती है, अलग होती है। वेरी, वेरी वर्ब होती है, वेरी अलग करना। जैसे हमने कहा लैंग्वेजेस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि लैंग्वेजेस जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इसी से वैरायटी बनता है, वेरिएशंस बनते हैं। तो क्या बनते हैं, इन एनी केस, किसी भी मामले में, अनलेस द टर्म ऑफ ईच लोकसभा एंड असेंबली इज फिक्स्ड, जब तक लोकसभा की और असेंबली की कोई एक टर्म फिक्स ना हो। और क्या बोलते हैं, एंड प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन, प्रीमैच्योर क्या मतलब होता है, समय से पहले। जैसे कई बार होता है बेबी, जैसे प्रेगनेंसी होती है वो 9th मंथ में मैच्योर होती है, परिपक्व होती है। आपकी पॉलिसी होती है वो एक फिक्स टाइम में मैच्योर होती है, यानी कि वो परिपक्व होती है। कोई बच्चा जन्म से अपने 9 मंथ से पहले होता है तो उसे कहते हैं प्रीमेच्योर बेबी हुआ है। तो जैसे हमारी लोकल जो असेंबलीज होती हैं उनका टर्म क्या होता है, 5 साल का। तो वो प्रीमेच्योर अगर हम उसे डिसॉल्व कर दें, डिसॉल्व करने का मतलब उसको खत्म कर दें लोकसभा को, तो और वट एवर रीजन, किसी भी कारण से हो, अगर हम उसे प्रीमेच्योर डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी कि उसे समय से पहले उसे खत्म कर रहे हैं, इस बार ये बार किया जाना चाहिए, यानी कि उसे रोका जाना चाहिए। द आइडिया इज अनवर्केबल। और फाइनली अपना वर्डिक्ट सुना देते हैं संपादक साहब इस वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर। उनके अकॉर्डिंग ये आइडिया अनवर्केबल है, यानी कि ये काम करने नहीं जा रहा है, और ये हमारी अपनी कोई विचारधारा नहीं होती है। जस्ट जो जैसा लिखा है हम उसका आपके सामने ऑब्जेक्टिव एनालिसिस दे देते हैं, कुछ आपको इंग्लिश की टर्म बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, थोड़ा स्पीड भी ठीक हो जाएगी। और मैं जल्दी ही ट्राई कर रहा हूँ आपके सामने अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो लाने की। ओके, तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था। जल्दी मैं आता हूँ नए वाला एडिटोरियल लेके। गुड बाय।